नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके राजस्थान पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे राजवंश की जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुहिल राजवंश की। एक ऐसा वंश जिसने मेवाड़ की भूमि पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। देखिए, रीट मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज हम इसकी स्थापना से लेकर इसके शक्तिशाली शासकों तक हर एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुहिल वंश की स्थापना और विस्तार। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो आइए जानते हैं कि मेवाड़ की धरती पर इस महान राजवंश की नींव किसने और कैसे रखी। अब देखिए, यहाँ पर 3 बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहली, इस वंश की स्थापना किसने की? गुहिल ने। और कब की? 566 ईस्वी में। ये साल तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, सीधा सवाल आ सकता है। दूसरी बात, इनका राज कहाँ था? मेवाड़ में। और तीसरी, इस एक वंश की कुल 24 शाखाएं थीं। सोचिए, ये कितना बड़ा और फैला हुआ राजवंश रहा होगा। ये तीनों फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इनका राज कहाँ कहाँ फैला था। जो मुख्य रियासतें थीं वो थी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो है मेवाड़ के पुराने नाम। इसे मेदपाट, प्रागवाट और शिव जनपद भी कहा जाता था। इन नामों को जरूर नोट कर लीजिएगा, ये सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबूतों की। देखिए, इतिहास बिना सबूत के कुछ नहीं होता, है ना? तो सवाल ये उठता है कि गुहिल वंश के बारे में हमें सबसे पहला और पक्का सबूत कहाँ से मिलता है? इसका जवाब है 646 ईस्वी का सामोली अभिलेख। तो ये सामोली अभिलेख इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये 646 ईस्वी का पत्थर पर लिखा एक लेख है और ये गुहिल वंश के बारे में जानकारी देने वाला सबसे पुराना, मतलब सबसे पहला लिखित सबूत है जो हमें मिला है। ये एक तरह से टाइम कैप्सूल जैसा है जो हमें सीधे उस जमाने में झांकने का मौका देता है। तो जब भी सवाल आए कि गुहिल वंश का सबसे पुराना सबूत कौन सा है, तो जवाब होगा सामोली अभिलेख। तो इस एक पत्थर के लेख से हमें क्या क्या पता चलता है, चलिए देखते हैं। पहली बात, ये शिलादित्य नाम के एक राजा से जुड़ा है जो गुहिल के 5वें वंशज थे। इससे हमें राजाओं का क्रम पता चलता है। दूसरी बात, ये जावर माता की पूजा के बारे में बताता है, जिससे हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं का पता चलता है। और तीसरी चीज, ये जावर की माइंस यानी खनन उद्योग के बारे में भी बताता है। देखिए कितने कमाल की बात है, एक ही पत्थर से हमें उस समय के समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था तीनों के बारे में पता चल रहा है। चलिए अब आते हैं इस वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी राजा पर। एक ऐसा नाम जिसे गुहिल वंश का असली संस्थापक भी माना जाता है, बापा रावल। यहां पर एक बात है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बापा रावल जो था वो उनकी उपाधि थी, उनका टाइटल था। उनका असली नाम था कालभोज। परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इस फर्क को याद रखना बहुत जरूरी है। उपाधि बापा रावल और असली नाम कालभोज। तो चलिए बापा रावल की जीत की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 734 ईस्वी में उन्होंने मान मौर्य को हराया और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, जो उस समय की एक बहुत बड़ी जीत थी। फिर उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो मुस्लिम सेना को हराते हराते गजनी तक चले गए थे। और सिर्फ हराया ही नहीं, वहां के राजा सलीम को हटाकर अपने भांजे को गद्दी पर बिठा दिया। बापा रावल सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत से निर्माण कार्य भी करवाए। उन्होंने नागदा में मेवाड़ के कुल देवता एक लिंग जी का मंदिर बनवाया और चित्तौड़ में एक सूर्य मंदिर भी बनवाया। उन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए, जो उस समय राज्य की खुशहाली को दिखाता है। और एक बहुत ही मजेदार बात, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है उसका नाम बप्पा रावल के सैनिक कैंप पर ही पड़ा था।
अब जो सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे उनमें से एक सिक्का मिला है और उसका वजन पता है कितना था? 115 ग्रेन। ये जानकारी हमें दी है महान इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अब ये वजन जरूरी क्यों है? क्योंकि एक फिक्स्ड वजन का सिक्का ये दिखाता है कि उस जमाने में भी एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम था। तो ये नंबर याद रखिएगा, 115 ग्रेन। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं सीवी वैद्य। उन्होंने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। अब ये चार्ल्स मार्टेल कौन थे? वो फ्रांस के एक कमांडर थे जिन्होंने यूरोप में मुस्लिम सेनाओं को आगे बढ़ने से रोका था। ठीक वैसे ही बापा रावल ने भारत की सीमाओं पर आक्रमणकारियों को रोका। ये तुलना दिखाती है कि बापा रावल का महत्व कितना बड़ा था। बप्पा रावल के बाद अब हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिनका फोकस लड़ाई से ज्यादा राजकाज संभालने और व्यवस्था बनाने पर था। इनका नाम था अल्लट। इन्होंने प्रशासनिक सुधारों और कूटनीति से राज्य को और मजबूत किया। तो अल्लट ने क्या क्या जरूरी काम किए? चलिए 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, उन्होंने राजधानी बदली, नागदा से आहड़ ले गए। दूसरा, उन्होंने आहड़ में एक वराह मंदिर बनवाया। तीसरा काम, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की, जिससे उन्हें एक मजबूत साथी मिला। और चौथा, उनकी रानी हरिया देवी ने भी हर्षपुर नाम का एक गांव बसाया था, जो उस समय उनके प्रभाव को दिखाता है। तो कोई भी बड़ा साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयां जीतकर नहीं चलता, उसे चलाने के लिए एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए होता है ना? तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में देखेंगे कि गुहिल वंश का एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजकाज का सिस्टम कैसा था, कौन कौन से अधिकारी थे और उनके क्या काम थे। ये टेबल बहुत जरूरी है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हैं अमात्य, जो आज के प्रधानमंत्री की तरह थे। फिर आते हैं संधि विग्रहक, ये युद्ध और शांति के मंत्री थे, मतलब फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए। अक्षपटलिक आय व्यय का हिसाब रखते थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। भिष्काधिराज शाही डॉक्टर होते थे और बंदीपति वो थे जो राजा की प्रशंसा में कविताएं और गीत गाते थे। इन पदों और इनके कामों का मिलान करने वाले सवाल अक्सर आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ये एक ऐसे शासक थे जिनके समय में मेवाड़ ने दिल्ली की सल्तनत को सीधी टक्कर दी थी, और इनके शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान एक युद्ध से है। एक ऐसा युद्ध जिसने मेवाड़ के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। हाँ, तो ये था भूताला का युद्ध जो हुआ था 1227 ईस्वी में। अब देखिए, एक तरफ थे मेवाड़ के जैत्र सिंह और दूसरी तरफ कौन? दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश। और नतीजा क्या रहा? इस युद्ध में जीत हुई जैत्र सिंह की। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोच कर देखिए, मेवाड़ की एक क्षेत्रीय शक्ति ने उस समय की सबसे बड़ी ताकत यानी दिल्ली सल्तनत को हरा दिया था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो इसका सोर्स है एक किताब जिसका नाम है हम्मीर मदमर्दन। इसे लिखा था जय सिंह सूरी ने। इस किताब में जो हम्मीर शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इल्तुतमिश के लिए हुआ है, और मदमर्दन का मतलब होता है घमंड को तोड़ना। यानी ये वो किताब है जो इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ने की कहानी बताती है। इस युद्ध का जो परिणाम था वो मेवाड़ के लिए मिला जुला सा रहा। देखिए, जैत्र सिंह के 2 बहादुर सेनापति थे, बालक और मदन। इन्होंने जीत तो दिला दी, लेकिन हार कर लौटती हुई इल्तुतमिश की सेना ने मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इसी वजह से जैत्र सिंह को एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपनी राजधानी को एक ज्यादा सुरक्षित जगह चित्तौड़ के किले में शिफ्ट कर दिया। जैत्र सिंह की उपलब्धियां इतनी बड़ी थीं कि हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने उनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। और क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिल्ली सल्तनत को ही नहीं हराया, बल्कि एक सुरक्षित राजधानी की नींव भी रखी, जिसने मेवाड़ को आने वाले कई सालों तक मजबूती दी। तो जैत्र सिंह ने मेवाड़ को जो स्थिरता और सुरक्षा दी, उसी मजबूत नींव पर अगले शासक तेज सिंह ने कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया।
हम कह सकते हैं कि इनके समय में तलवारों से ज्यादा कला और कलम को महत्व मिला। तेज सिंह ने युद्ध से हटकर एक अलग ही विरासत छोड़ी। उनके समय में 2 बड़े काम हुए, ये याद रखिएगा। पहला, 1260 में मेवाड़ का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये तैयार किया गया और इसके चित्रकार थे कमलचंद्र। ये मेवाड़ की चित्रकला की नींव मानी जाती है। और दूसरा, उनकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया, जो कला और धर्म के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस दौर के सबसे प्रसिद्ध लेकिन सबसे दुखद अध्याय पर, रावल रतन सिंह का शासनकाल। उन्होंने सिर्फ 1 साल 1302 से 1303 तक ही राज किया, लेकिन यही 1 साल मेवाड़ के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। चलिए इनके परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रतन सिंह के छोटे भाई थे कुंभकर्ण, जो नेपाल चले गए थे और वहां उन्होंने गोहिल वंश की एक नई शाखा, राणा शाखा की स्थापना की। रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, जो सिंघल द्वीप यानी आज के श्रीलंका की राजकुमारी थीं। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। तो फिर चित्तौड़ पर आक्रमण की वजह क्या बनी? देखिए, कहा जाता है कि राघव चेतन नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। हालांकि इस कहानी को जो असली प्रसिद्धि मिली वो लगभग 200 साल बाद 1540 में मिली, जब मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नाम का महाकाव्य लिखा। और बस इसी कहानी की पृष्ठभूमि में 29 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। और इस आक्रमण का नतीजा क्या हुआ? चित्तौड़ का पहला साका। साका राजपूती परंपरा का वो हिस्सा था जिसमें सम्मान के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया जाता था। चलिए समझते हैं कि ये आखिर था क्या। देखिए, साका के 2 हिस्से होते हैं, एक जौहर और दूसरा केसरिया। जब ये तय हो जाता था कि हार निश्चित है, तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए महिलाएं आग में सामूहिक आत्म बलिदान करती थीं, जिसे जौहर कहते हैं। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर किया और इसके बाद पुरुष केसरिया कपड़े पहनकर करो या मरो की भावना से दुश्मन पर आखिरी बार टूट पड़ते थे। इसका नेतृत्व खुद रावल रतन सिंह ने किया था। और इस केसरिया में रतन सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके 2 महान सेनापति गोरा और बादल। ये दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा थे और इनकी वीरता की कहानियां आज भी हम सब सुनते हैं। इस भयानक युद्ध और साके के बाद चित्तौड़ का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि आक्रमण के बाद वहां के हालात कैसे थे। और फिर वो दिन आया, 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का किला आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया। ये मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था। लेकिन किला जीतना ही उसके लिए काफी नहीं था। अलाउद्दीन ने एक ऐसा क्रूर आदेश दिया जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। उसने चित्तौड़ के 30,000 बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करवा दिया। अपनी जीत की एक निशानी छोड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की पहचान ही बदल दी। उसने किले का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का शासन अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया। खिज्र खान के शासन के दौरान ही गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया गया और एक मकबरा भी बनवाया गया। और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखने का सबूत हमें धाईबी पीर की दरगाह के एक अभिलेख से भी मिलता है। खिज्र खान ने जो मकबरा बनवाया था, उस पर एक फारसी में लिखा हुआ अभिलेख मिला है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बहुत तारीफ की गई है। उसे दूसरा सिकंदर कहा गया है, ईश्वर की छाया बताया गया है और यहाँ तक कि संसार का रक्षक जैसी उपाधियां दी गई हैं। इससे पता चलता है कि वो खुद को कितना महान साबित करना चाहता था। हालांकि खिज्र खां चित्तौड़ में ज्यादा दिन तक रुका नहीं। उसने जल्द ही शासन मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जिन्हें मूचाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता था।
बाद में मालदेव ने ये अपने बेटे बनवीर सोनगरा को दे दिया। तो इस तरह कुछ समय के लिए चित्तौड़ पर से गुहिल वंश का अधिकार खत्म हो गया। हमीर की इनका शासनकाल था 1326 से 1364 तक और इन्हें मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इन्हें इतना बड़ा टाइटल मिला। आइए जानते हैं। तो देखिए, हमीर ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बनवीर सोनगरा को हराया और चित्तौड़ पर वापस अपना अधिकार जमाया जो मेवाड़ की शान हुआ करता था। और इसी जीत के साथ गुहिल वंश की एक नई, एक मजबूत शाखा की शुरुआत हुई जिसे हम सिसोदिया शाखा कहते हैं। एक और खास बात, मेवाड़ में राणा की उपाधि का इस्तेमाल सबसे पहले हमीर ने ही शुरू किया था। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि उन्हें मेवाड़ का मुक्तिदाता क्यों कहा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिंगोली का युद्ध। सोचिए जरा, उस वक्त दिल्ली के इतने ताकतवर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराना कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, ये एक जबरदस्त जीत थी। इसके अलावा उन्होंने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर भी बनवाया, जिन्हें हम अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए, बरवड़ी माता गुहिल वंश की ईष्ट देवी है, मतलब उनकी पर्सनल डीटी, जबकि इस वंश की जो कुल देवी है यानी क्लैन डीटी, वो है बाण माता। ये फर्क एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राणा हमीर की बहादुरी को दिखाने के लिए उन्हें कई उपाधियां भी दी गईं। पहली थी विषम घाटी पंचानन, जिसका जिक्र हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। इसका मतलब होता है मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी शेर की तरह डटे रहने वाला। दूसरी उपाधि थी वीर राजा, जो रसिक प्रिया में मिलती है। और तो और इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें प्रबल हिंदू शासक कहकर पुकारा था। हमीर के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे राणा लाखा, जिन्हें लख सिंह भी कहा जाता था, 1382 से लेकर 1421 तक का इनका शासनकाल भी काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। सच कहूं तो राणा लाखा का समय मेवाड़ के लिए काफी लकी साबित हुआ। एक तरफ तो जावर में चांदी की खान मिल गई, जिससे मेवाड़ की तिजोरी भर गई और राज्य एकदम अमीर हो गया। दूसरी तरफ चीतर नाम के एक बंजारे ने खूबसूरत पिछोला झील का निर्माण करवाया। और इसी दौरान हमें कुंभाहाड़ा की वो कहानी भी सुनने को मिलती है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि बूंदी के सम्मान के लिए एक नकली किले की रक्षा करते हुए भी अपनी जान दे दी थी। ये उनकी अटूट वफादारी को दिखाता है। अब हम इस दौर के सबसे प्रसिद्ध किस्से पर आते हैं, चुंडाया की प्रतिज्ञा की कहानी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसके कारण उन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाने लगा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि मारवाड़ के राजा चुंडा अपनी बेटी हंसाबाई के विवाह का रिश्ता लेकर मेवाड़ आते हैं। किसके लिए? राणा लाखा के लिए। लेकिन इस विवाह प्रस्ताव के साथ एक शर्त थी। शर्त ये कि हंसाबाई से जो बेटा पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। और यहीं पर राणा लाखा के बड़े बेटे राजकुमार चुंडा ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने मेवाड़ का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो खुद कभी मेवाड़ के राजा नहीं बनेंगे और अपनी जगह हंसाबाई से होने वाले बेटे को ही मेवाड़ का शासक बनाया जाएगा। सोचिए, ये कितना बड़ा त्याग था। और अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये नाम उनके त्याग और अपने पिता के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक बन गया। अब इतने बड़े त्याग के बदले में चुंडा को सलूम्बर का ठिकाना दिया गया। और यह कोई मामूली जागीर नहीं थी, बल्कि मेवाड़ के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक थी। और सिर्फ ठिकाना ही नहीं, चुंडा और उनके वंशजों को 4 ऐसे खास अधिकार भी मिले जो उन्हें मेवाड़ में राजा के बाद सबसे शक्तिशाली बना देते थे। पहला, कि मेवाड़ के राजा का राज तिलक हमेशा सलूम्बर का सामंत ही करेगा। दूसरा, हर सरकारी कागज पर राजा के साथ साथ उनके भी दस्तखत होंगे। तीसरा, अगर राजा राजधानी में नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी सलूम्बर के सामंत की होगी। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेवाड़ की सेना का सेनापति हमेशा वही रहेगा।
चलिए अब आखिर में सेना से जुड़े दो शब्द समझ लेते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, हरावल और चंदावल। ये बहुत ही आसान है। हरावल सेना की सबसे आगे वाली टुकड़ी को कहते हैं जो सबसे पहले दुश्मन पर हमला करती है, और चंदावल सेना के सबसे पिछले हिस्से को कहा जाता है जो एक तरह से रिजर्व फोर्स होती है।